स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिया था कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। राउल्स लॉ को भी डिस्कस कर लिया था। आज की जो हमारी क्लास है उसका जो टॉपिक है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। तो देखिए इसकी डेफिनेशन देख लीजिए एक बार। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, अणुसंख्यक गुणधर्म वे गुणधर्म जो कि किसी अणु की संख्या पे निर्भर करते हैं, और वो जो संख्या होती है वो किसकी होती है? सोल्यूट पार्टिकल की। सोल्यूट पार्टिकल की। तो देखिए डेफिनेशन, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये जो प्रॉपर्टी होती है किसकी होती है? डाइल्यूट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है। विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर्स ऑफ पार्टिकल, डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट बट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स नेचर। नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है प्रॉपर्टी, सिर्फ किस पे डिपेंड करती हैं? जो सोल्यूट पार्टिकल हैं उनके नंबर्स पे डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आया है डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो एक बार इसकी बारे में देख लेते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन वास्तव में होता क्या है। तो देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, जिसको बोलते हैं तनु विलीन। सोल्यूट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू सोलवेंट। सोलवेंट के कंपैरिजन में सोल्यूट की मात्रा बहुत ही कम होती है। दूसरा जो थर्मोडाइनेमिक जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या होती है? थर्मोडाइनेमिकली ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन व्हेन देयर इज नो एंथैल्पी चेंज ऑन फर्दर एडिशन ऑफ सोलवेंट। मतलब सोलवेंट के और ज़्यादा डालने पर उसकी एंथैल्पी में कोई भी परिवर्तन नहीं आए। मतलब सॉल्यूशन के अंदर यदि मैं बाहर से और अगर सोलवेंट अगर ऐड करता हूँ तो एंथैल्पी के अंदर कोई चेंज नहीं आए। मतलब एंथैल्पी जो चेंज है उसका मान क्या रहे? 0। तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन कैसा होगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन। और जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है वो राउल्ट के नियम की पालना करता है। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये कौन से सॉल्यूशन होते हैं? आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, ये आदर्श विलीन होते हैं। तो ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन डाइल्यूट सॉल्यूशन की। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं ज़रा उसको भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये 4 हमारे पास में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दिखा रखी हैं, जिसमें से पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हमने जो राउल्ट का जो नियम पढ़ा था उसके अंदर जो सेकंड वाला मैंने आपको बताया था, वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि जो वेपर प्रेशर में जो लोअरिंग होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डेल्टा पी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स पी। अब जब इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आएगा, और वो कॉन्स्टेंट क्या होता है? पी नोट ए। तो ये पी नोट ए क्या है यहाँ पे? ये है यहाँ पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट। क्योंकि हमारा जो सोल्यूट था वो तो सॉलिड था, नॉन वोलेटाइल, तो उसका तो वेपर प्रेशर आएगा नहीं। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर किसका आएगा? सोलवेंट का वेपर प्रेशर। और ये जो मोल फ्रैक्शन आ रहे हैं ना, ये मोल फ्रैक्शन किसके आ रहे हैं? ये मोल फ्रैक्शन आ रहे हैं सोल्यूट के। ये चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब डेल्टा पी अपॉन पी ए नोट एक्स बी, तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू क्या कहलाती है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके रेस्पेक्ट में? पी ए नोट के रेस्पेक्ट में। और जो पी ए नोट है वो क्या है? सोलवेंट का वेपर प्रेशर। तो ये हो जाएगा हमारे पास में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी जो उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम डेल्टा टी बी बोलते हैं। एलिवेशन मतलब क्वथनांक में उन्नयन। तीसरी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन, और इसको हम लिख देते हैं डेल्टा टी एफ से। और एक है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम पाई से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि वेपर प्रेशर कम क्यों हो जाता है। जब किसी प्योर सोलवेंट में यदि हम सोल्यूट को ऐड करेंगे और जब सॉल्यूशन बनेगा तो वेपर प्रेशर में कमी आएगी। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हम अब यहाँ पे पी नोट लिखेंगे,
और जो सॉल्यूशन है उसका जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम पी एस से लिखेंगे। बार बार हम पी ए पी बी इस तरीके से नहीं लिखेंगे, सिंपल हम लिखेंगे पी नोट प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करेंगे पी एस से। तो ये वाला जो पी नोट की जो वैल्यू है ना, ये पी नोट की वैल्यू ज़्यादा होती है किससे, पी एस से। पहली चीज़ तो हमें ये याद रखनी है कि जब भी सॉल्यूशन तैयार होता है तो उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट is always higher than that of its solution। ठीक है। if P naught is the vapor pressure of pure solvent and PS is the vapor pressure of solution, then हम क्या लिख सकते हैं, P नोट माइनस पी एस, ये क्या हो जाएगी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नाउ the ratio of lowering in vapor pressure to the vapor pressure of pure solvent is called relative lowering इन वेपर प्रेशर। तो मेरे पास में वैल्यू क्या आई, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम लिखेंगे राउल्स के नियम से। तो फ्रॉम राउल्स लॉ, फ्रॉम राउल्स लॉ, राउल्स लॉ में हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के। तो उसको मैं लिख देता हूँ एक्स बी। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊंगा तो मैं एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट क्या आएगा, पी एस पी नोट एक्स बी। यहाँ पे पी नोट क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। अब देखो ना, यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि ये क्यों आया। अपना जो ओरिजिनल जो इक्वेशन थी वो यही तो थी, पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये जो ए है सोल्यूट, ये सॉलिड है, सॉलिड, या मैं इसको बोल दूंगा नॉन वोलेटाइल। तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पे पी ए नोट की वैल्यू क्या है, जीरो। तो ये पूरा का ये पूरा जो टर्म है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ से हटा देंगे इसको। तो हमारे पास में आ गया पी एस बराबर पी बी नोट एक्स बी, पी एस बराबर पी बी नोट एक्स बी। अब यहाँ पे पी बी लिख लो, नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं, हम पी नोट भी लिखना चाहें तो पी नोट लिख लेंगे, और पी बी नोट लिखना चाहो तो पी बी नोट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बार बार बी बी लिखने से बढ़िया है कि हम इसको पी नोट ही रहने दें। तो ये इक्वेशन किस तरीके से आई, ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है, 1। तो यहाँ पे जो एक्स बी है उसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, वो आ जाएगी 1 माइनस एक्स ए, क्योंकि हमने सोल्यूट मिलाया तो सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन इक्वेशन में दिखने चाहिए। तो अब मैं वहाँ पे वो वैल्यू पुट कर लेता हूँ, पी एस बराबर पी नोट 1 माइनस एक्स ए, या पी एस अपॉन पी नोट बराबर 1 माइनस एक्स ए। और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, एक मिनट, हम इसको एक बार कैंसिल करते हैं, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, एक मिनट, इसको मैं लिख लेता हूँ पी एस बराबर
पी नोट माइनस पी नोट एक्स ए, ठीक है। या मैं इसको लिख लेता हूँ पी नोट एक्स ए बराबर पी नोट माइनस पी एस, या आगे इसको मैं लिख सकता हूँ पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट बराबर एक्स ए। तो ये हमारे पास में क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल टू एक्स ए। ये इक्वेशन हमें याद रखनी है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये किसके मोल फ्रैक्शन है, सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन, सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन। अब आगे मोल फ्रैक्शन का मान रख देंगे हम, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन क्या आएगी, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट बराबर एन अपॉन स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। अब ये जो स्मॉल एन है ये तो क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। एक इक्वेशन हमारे पास में आ गई, ये उनका इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम एक यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं, इफ़ एन इज लेस देन कैपिटल एन। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन क्या है, वेरी डाइल्यूट। तो ये किसके लिए आ गया, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्योंकि हम यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए स्टडी कर रहे हैं। तो सोल्यूट की जो मात्रा है वो सॉल्यूशन सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या है, बहुत ही कम है। तो यहाँ पे एन को हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट बराबर स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ जाएगी। अब देखिए हमने जो ऊपर एक इक्वेशन डराइव करी थी, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट बराबर स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम अलग तरीके से लिख लेते हैं, 1 माइनस पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट बराबर 1 माइनस स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ 1 में से 1, 1 में से इसको घटा दिया और 1 में से इसको घटा दिया, ठीक है। अब इसको मैं सोल्व करके लिख लेता हूँ, तो ये आ जाएगा पी नोट माइनस पी नोट प्लस पी एस अपॉन पी नोट बराबर स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन। जो कटता है उसको काट दो, जैसे ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, पी एस अपॉन पी नोट बराबर कैपिटल एन, ये आ जाएगा कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ठीक है। तो और आगे इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, पी एस बराबर पी नोट कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब या इसको लिख सकता हूँ पी एस बराबर पी नोट, और ये क्या है, एक्स बी। देखिए ये वही इक्वेशन आ गई हमारी जो राउल्ट के सेकेंड लॉ के अंदर हमने देखी थी। ये एक्स बी कैसे आया कि ऊपर किसके मोल आ रहे हैं, सोलवेंट के मोल, तो ये और नीचे टोटल मोल। तो ये जो मोल फ्रैक्शन आएगा किसका आएगा, सोलवेंट के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी यहाँ पे एक्स बी। और ये जो पी एस है, ये पी एस किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एक्स बी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो पी एस इज प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। तो देखो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। एक चीज़ का ध्यान रखना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, लेकिन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन
इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, हमने पीछे देखा है। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसमें गलती मत कर देना। यहाँ तो सॉल्वेंट आएगा और यहाँ पे सोल्यूट आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोअरिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात करते हैं। और यही क्या था, राउल्ट का नियम। अब देखिए, जो पीछे भी हमने इक्वेशन डराइव की थी, उससे हम मोलिकुलर वेट भी निकाल सकते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट बहुत इजी है, कोई विशेष नहीं है इसके अंदर। पीछे जो इक्वेशन निकाली है वो याद रखिए, काम हो जाएगा। पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट बराबर स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। बस कुछ नहीं करना, ये मोल है। अब मोल का मतलब आप जानते हो क्या होता है, मोल मास अपॉन मोलर मास। बस सोल्यूट का जो मोल है उसका फॉर्मूला यहाँ पे, उसका मास और उसका मोलर मास लिख लीजिए, इनका लिख लीजिए, आपका मोलिकुलर वेट आ जाएगा। तो कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा पी अपॉन पी नोट बराबर स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। मैंने क्या किया है यहाँ पे, ये मान लिया कि एन इज़ लेस देन एन है, तो उस एक स्मॉल एन को क्या कर दिया, वहाँ से हटा दिया फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो अब आपके लिए थोड़ा सोल्व करना क्या हो जाएगा, इजी। और जो पी नोट माइनस पी एस था उसको मैंने यहाँ पे डेल्टा पी लिख लिया। तो डेल्टा पी अपॉन पी नोट बराबर, ये मैंने लिख दिया स्मॉल डब्लू अपॉन कैपिटल डब्लू अपॉन स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। तो ये हमारे पास में एक फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले से आप आराम से सोल्यूट का जो मोलिकुलर वेट है उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे किसका क्या मतलब है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डब्लू तो क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट ग्राम, किसी में भी ले सकते हैं लेकिन जनरली अपन ग्राम में लेते हैं, तो मैंने यहाँ ग्राम लिख दिया। जो कैपिटल डब्लू है वो क्या है, यहाँ पे ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। और जो स्मॉल एम है वो क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। और जो कैपिटल एम है वो क्या है, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये ग्राम मोलिकुलर मास है, शॉर्ट में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ से अब आप इजीली इसका मान निकाल सकते हो, रीअरेंज करके बाकी वैल्यू आपको सारी मिल जाएंगी। तो इससे यहाँ से आप मोलिकुलर वेट इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैपिटल डब्लू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आपको स्मॉल डब्लू दे दिया जाएगा, या आपको जो सॉल्वेंट दिया जाएगा उसकी मात्रा दे दी जाएगी, मोलर मास उसका हम कैलकुलेट कर लेंगे जो भी सॉल्वेंट दे रखा है। तो मोलिकुलर मास कैपिटल डब्लू यहाँ से कैलकुलेट कर लिया जाएगा। आगे की क्लास में हम मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला टॉपिक देखेंगे, जो ओस्टवाल्ड और वाकर डायनेमिक मेथड भी कहलाता है। और उसके बाद में ओस्मोसिस और आगे की जो बाकी प्रॉपर्टी हैं उनको भी डिस्कस करेंगे।